हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि देखो भाई, जब करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, है ना, क्या फ्लो होता है भाई सर? करंट जब भी किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो हमको दिखाई देता है कि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। और मैंने तुमको एकदम क्लियरली वहाँ पर स्टेट कर दिया था कि जब करंट का फ्लो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, हाँ सर। और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को जब कोई भी पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो कंडक्टर में वो हिंडर करेगा, मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सर, इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं करने देगा। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगाता है ना। तो वही एनर्जी जो है वो क्या बन जाता है सर? हीटिंग इफेक्ट बन जाता है, मतलब हीट में कन्वर्ट हो जाता है। वही एनर्जी जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करके आगे बढ़ने में यूज होता है वही हीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हमने सीखा था? मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वो कंडक्टर में, है ना। और ध्यान से सुनो, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। अरे भाई क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। सपोज ये कंडक्टर है, ये क्या है भाई सर? कंडक्टर अपना कंडक्टर है सर। और अगर ये कंडक्टर है, क्या है सर? कंडक्टर है। तो यहाँ पर अगर करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। हाँ सर, ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो क्या करेगा, यहाँ पर जो पार्टिकल है, ये कंडक्टर का जो पार्टिकल है उसके साथ कोलिजन होगा, उसके साथ मनमुटाव होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा होगा, उसको जाने ही नहीं देगा। तो उसको नहीं जाने देगा वो वाला प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं सर? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड कौन? बाय पार्टिकल इन दी कंडक्टर। और इसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपना थोड़ा सा एनर्जी लूज करता है, अपना एनर्जी खर्चा करता है ताकि रेजिस्टेंस को ओवरकम करके आगे बढ़ा जाए। तो वही जो एनर्जी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए लूज करता है, वही एनर्जी क्या बन जाता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकल जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी की वजह से कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो क्या अगर मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? हाँ सर। और ये भी समझो कि जितना ज़्यादा हीट होगा, हमने ये डिस्कस किया था कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा हीट होगा, यहाँ पर वो जो पार्टिकल है, कंडक्टर का पार्टिकल, वो और ज़्यादा वाइब्रेट होने लग जाएगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब अगर कंडक्टर का टेम्परेचर हाई हो, कंडक्टर का टेम्परेचर क्या हो? हाई हो, इसका मतलब क्या है? कंडक्टर में हीट ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है मतलब वो पार्टिकल और ज़्यादा मस्ती से मतलब कुछ कोलिजन करेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है सर? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर तुम साइकिल समझ रहे हो सर? कौन सा साइकिल? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था कंडक्टर में तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसको रोक रहा था, और जब रोक रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा एनर्जी लूज़ करेगा, और जो एनर्जी लूज़ करेगा वो फिर हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन को और ज़ोर से रोकेगा। अब जब और ज़ोर से रोकेगा तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एनर्जी खर्चा करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एनर्जी खर्चा करेगा तो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूँ कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो घटिया है कि अच्छा है? अच्छा है, हीटिंग इफेक्ट अच्छा होता है कि घटिया होता है? तुम बोलोगे सर घटिया होता है। हीटिंग इफेक्ट के कारण कंडक्टर हीट हो जाता है, और जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और करंट को फ्लो होने में बहुत दिक्कत का सामना होता है ना। ऐसा ही है क्या भाई? है ना। हाँ सर। इसका मतलब क्या हम ये बोलते डायरेक्टली कि ये तो घटिया है, हीटिंग इफेक्ट घटिया चीज़ है? हीटिंग इफेक्ट की वजह से कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हमने डिस्कस किया था एकदम मस्त तरीके से, क्या तुम्हें याद है सर? क्यों सर? टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ने पर रेजिस्टेंस और ज़्यादा क्यों हो जाता है? वेरी सिंपल, क्योंकि कंडक्टर में जो पार्टिकल है वो और ज़्यादा मस्त वाइब्रेट होने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो में दिक्कत ही आ जाता है, ठीक है।
तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या हीटिंग इफेक्ट घटिया है, तुम बोलोगे हाँ सर। लेकिन भाई अगर हम उसको मैनिपुलेट करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें तो वो भी बढ़िया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम आयरन लगाते हैं कपड़ा में, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही तो प्रोड्यूस हो रहा है। हम क्या करते हैं, प्लग को घुसा देते हैं, उसके बाद स्विच ऑन कर देते हैं और अपना आयरन जो है वो प्रेस लगाने वाला एकदम बढ़िया तरीके से गर्म हो जाता है और अपना जो कपड़ा है वो एकदम इस्त्री होके तैयार हो जाता है, बढ़िया हैंडसम दिखते हैं फिर लगाने के बाद, है कि नहीं? हाँ सर। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह होता है, मतलब अभी तो एलईडी वगैरह आ गया, मतलब जो भी हो, पहले जो लाल कलर का बल्ब होता था 10 रुपये का अभी भी मिलता है, मतलब वो भी तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही जल रहा है ना? और कोई एग्जांपल है क्या? जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में हम ऐसा वायर लगाते हैं कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए तो ज़्यादा हीट के वजह से वो ब्लो हो जाएगा, तो अपना घर बच जाता है ज़्यादा करंट से, है ना? शॉर्ट्स मतलब जो भी हो, ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई होने से हम लोग का घर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बच जाता है। तो बहुत फ़ायदा है, उसी को हम डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक यूज़ में हम कैसे ला सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। हाँ, हीटिंग इफेक्ट एक अच्छा चीज़ नहीं है, उसके वजह से फ्लो ऑफ करंट में दिक्कत हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको मैनिपुलेट करके थोड़ा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर ले तो मज़ा ही आ जाता है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस। ठीक है, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। ऑल्दो हीटिंग इफेक्ट of current is seen as something not useful, as it increases the resistance of conductor, thereby hindering the flow of electron. That means the flow of current ही लिख देते हैं, flow of current. However, we can use this heating effect of current for our use also. सर कैसे कैसे यूज करेंगे? तो नंबर 1 में हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, है ना? इलेक्ट्रिक आयरन, सर इलेक्ट्रिक आयरन बोले तो वो प्रेस जो हम लगाते हैं कपड़ा में, है ना, वहाँ पर जो है वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, एक स्पेशल सब्सटेंस यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं निक्रोम। निक्रोम यूज़ करते हैं सर, निक्रोम, हाँ निक्रोम जो होता है वो बढ़िया हीट हो जाता है। क्यों सर? जो ये निक्रोम है ना, इसका रेजिस्टेंस जो है हाई होता है, और हमें पता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस हाई हो तो वो क्या करता है, करंट के फ्लो में ज़्यादा दिक्कतें प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ज़्यादा दिक्कतें प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रॉन को उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, और जो एनर्जी खर्चा होता है वही हीट में कन्वर्ट होता है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना? रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, दूसरा निक्रोम का दूसरा फैसिलिटी क्या है सर? दूसरा फैसिलिटी है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो हाई होता है, मतलब बहुत गर्म होने पर भी नहीं पिघलता है, बहुत गर्म हो जाए तब भी नहीं पिघलता है। तो फायदा हुआ जब हम प्रेस करते, अरे भाई अगर निक्रोम जल्दी पिघल जाता तो हम प्रेस लगाते लगाते वहाँ अंदर तो निक्रोम का भरता बन जाता, है ना? अगर निक्रोम थोड़ा सा गर्म होते ही मेल्ट हो जाता तो जब हम प्रेस लगाते हैं कपड़े में तो निक्रोम गर्म होते ही उसका भरता बन जाता, तो हम कैसे प्रेस लगाते, कैसे हैंडसम दिखते। ओ भाई समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर समझ में आ रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें एक सब्सटेंस यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं निक्रोम। निक्रोम का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसका मतलब वो हाई हीट प्रोड्यूस करेगा, तो कपड़ा प्रेस करने में मज़ा ही आ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा मतलब जो निक्रोम यूज़ हुआ है सब्सटेंस वो जल्दी नहीं पिघलेगा और भरता नहीं बन जाएगा, अपना प्रेस लग जाएगा। समझ में आ रहा है सर? ये निक्रोम जो हम बोल रहे हैं वो क्या है सर? ये कुछ नहीं है भाई, एलॉय है। और किस किस का एलॉय सर? ये आयरन
प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ये तीन मिलके बना हुआ एक एलॉय है जिसको बोलते हैं हम लोग निक्रोम, जिसको बोलते हैं हम लोग निक्रोम। ठीक है, क्या तुम्हें समझ में आया? और फिर ये जो निक्रोम है उसको हम मिक्का के साथ क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं और उसको स्टील ट्रायंगुलर शेप शीट में क्या करते हैं, कास्ट करते हैं, तो बन जाता अपना आयरन। क्या तुम्हें समझ में आया? देखो यहाँ पर तुमको ज़्यादा सीखना क्या है ना, तुमको बस ये सीखना है कि डोमेस्टिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब क्या है सर, कि हीटिंग इफेक्ट को हम कैसे अपने फ़ायदे में, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 1 नंबर एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं निक्रोम, और निक्रोम एक एलॉय है जो आयरन, निकल और क्रोमियम मिलके बना हुआ है। और ये जो सब्सटेंस है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, और अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ये दिमाग में बैठा लो। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि उस टाइम से मैं बोल रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत है, अगर बहुत सारा रुकावट है, तो क्या होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन को ये दिक्कत को ख़त्म करके आगे बढ़ने के लिए उसको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, और जो एनर्जी खर्चा करेगा वो इस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए वही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा, ज़्यादा एनर्जी खर्चा किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये था हम लोग का फर्स्ट नंबर यूज़ जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन। तो शायद तुमको समझ में आया होगा। क्या इतना तुमको समझ में आया? मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ सब कुछ, है ना, इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन क्या है ना एकदम तसल्ली के साथ, क्योंकि अभी बहुत टाइम है माध्यमिक आने में, है ना। ऐसा नहीं कि कल ही एग्ज़ाम हो माध्यमिक और हम लोग एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने लग जाए। एकदम सब कुछ कवर करेंगे ताकि क्या हो, एग्ज़ाम में जब हम बैठे माध्यमिक में तो फुल सिलेबस कवर्ड हो और कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब है ना, वो डर ना हो कि वो वाला चीज़ नहीं पढ़ा है, वो वाला चीज़ नहीं पढ़ा है, सब पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरा करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। दूसरा यूज़ है इलेक्ट्रिक हीटर, और ये भी बहुत इजी है। सर काहे इजी है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक हीटर बनाने के लिए भी वही निक्रोम का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, इसमें भी क्या किया जाता है, निक्रोम का ही इस्तेमाल किया जाता है। निक्रोम का ही इस्तेमाल किया जाता है, और निक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये तुम्हें पता है कि निक्रोम का क्या होता है, रेजिस्टेंस सर हाई होता है, और रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये क्या करेगा सर, रेजिस्टेंस हाई है इसका मतलब ये हीट हाई प्रोड्यूस करेगा, और अगर ये ज़्यादा ही गर्म होके पिघल गया तो फिर अपना रायता फैल जाएगा, उसको कौन साफ़ करेगा। तो इसीलिए ये जो निक्रोम है उसका भी जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये इजीली मेल्ट नहीं होता है ना, गर्म होएगा मस्त से, और अपना जो खाना वाना है वो भी पक जाता है हीटर में, है ना। देखिए हो क्या हीटर एकदम कॉइल वगैरह होता है। हाँ सर समझ में आया। और ये निक्रोम क्या चीज़ से बना हुआ है सर, आयरन प्लस निकल, उसके बाद क्रोमियम, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तुमको नहीं होना चाहिए। और ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसमें कितना सबसे ज़्यादा कितना गर्म हो सकता है सर, इलेक्ट्रिक हीटर में सबसे ज़्यादा कितना गर्म हो सकता है सर, 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। ये बढ़िया है सर, कितना हो जाता है सर, 900 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, बहुत मज़ेदार समझ में आया इसमें। और जो पहला नंबर हमने किया था सर, क्या किया था पहले नंबर में, क्या किया था भाई, आयरन का किया था ना, प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन। हाँ, उन दोनों में क्या का इस्तेमाल किया जाता है, निक्रोम। तो ये लिख लो, ये जो निक्रोम है वो आयरन मतलब इलेक्ट्रिक आयरन प्लस क्या बनाने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन प्लस सर इलेक्ट्रिक हीटर, ये दोनों बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें ये याद हो जाएगा? क्या सर आराम से याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठा भी लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, दोनों में ही सेम होगा। क्या समझ में आया? और इलेक्ट्रिक हीटर में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कितना जाता है सर, 900 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग टेम्परेचर को पहुंचा देते हैं सर, मस्त, और खाना भी पक जाता है। हो गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
सर तीसरा एग्जाम्पल क्या है सर? तीसरा एग्जाम्पल है अपना इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब बेसिकली हम लोग बात करेंगे वो रेड कलर वाला है ना, जहाँ पर टंगस्टन्स का फिलामेंट यूज होता है। तो ऐसा कुछ हमको इलेक्ट्रिक बल्ब देखने को मिलता था। अभी तो एलईडी बल्ब ज़्यादा देखने को मिलता है ना। और यहाँ पर क्या होता था हम लोग का, टंगस्टन। ऐसा ये जो फिलामेंट है, ये जो बना होता है वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन, क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, टंगस्टन का स्पेलिंग TUNGSTEN। हाँ ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। और ये जो टंगस्टन है, याद करो वो दो चीज़ क्या से बना हुआ था? आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर क्या चीज़ से बना हुआ था? निक्रोम। नहीं भूलना है भाई ज़िंदगी में, वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो क्या फिलामेंट से बना हुआ है सर? टंगस्टन। और ये टंगस्टन का जो है मेल्टिंग पॉइंट एकदम हाई होता है। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर? हाई होता है। और रेजिस्टेंस भी हाई। सर इसका रेजिस्टेंस काहे हाई है? अरे भाई रेजिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा? हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण से ये रेड हॉट हो जाता है और वाइट कलर स्प्रेड करता है। रेड हॉट, थोड़ा सा लाल लाल कलर दिखता है हमको, रेड हॉट कलर हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट हाई है क्योंकि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं हुआ तो ये पिघल जाएगा फिर। और जब ये पिघल जाएगा फिर काहे बत्ती बलेगा, है ना, बिगड़ ही जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना जरूरी है। तो हमेशा याद करना, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई, रेजिस्टेंस भी हाई। और इसके अंदर जो गैस होता है वो इनर्ट गैस यूज़ किया जाता है। इनर्ट गैस, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? इनर्ट गैस यूज़ किया जाता है, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या तुमको? नहीं सर। तो हमको ये याद करना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हम ऐसा कुछ लगाते हैं और यहाँ पर फिलामेंट यूज होता है टंगस्टन का, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, रेजिस्टेंस भी हाई है। और ये हीट के कारण से क्या होता है ना, यहाँ पर ज़्यादा हीट के कारण से ये ग्लो करने लगता है। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पर ये जो टंगस्टन यूज हुआ है, यहाँ पर ये जो टंगस्टन यूज किया है, ये किस टाइप का टंगस्टन होता है सर? बहुत ही थिन, पतला है ना, थिन कैसा? कॉइल किया हुआ, देखो ऐसा घुमाया हुआ स्प्रिंग जैसा। पतला होता है वायर और कॉइल्ड होता है। और दूसरा सर लॉन्ग होता है। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है पतला वायर जब पतला होगा इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम मतलब इससे क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और लॉन्ग मतलब अगर लेंथ ज़्यादा है तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मतलब ये दो प्रॉपर्टी से भी हम लोग ये टंगस्टन का रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, टंगस्टन का ये जो टंगस्टन हमको देखने को मिल रहा है, ओ भाई ये जो हमको टंगस्टन देखने को मिल रहा है, नो डाउट इसका रेजिस्टेंस हाई है। हाँ मान लिया हाई है, लेकिन ये जो काम हम लोग कर रहे हैं इधर में कोपचे में, क्या कर रहे हैं सर? ये जो टंगस्टन है वो बहुत ही पतला ले रहे हैं फिलामेंट बनाने के लिए। काहे? ताकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, है ना। हमको पता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। हाँ सर। और लंबा टंगस्टन ले रहे हैं, उसको कॉइल कर दे रहे हैं ताकि वो लंबा, अगर हम ये टंगस्टन को सीधा जोड़ दें तो ज़्यादा लंबा टंगस्टन यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इसको कॉइल कर दें ऐसे करके तो ज़्यादा लंबा टंगस्टन यूज़ करेंगे। लंबा काहे यूज़ कर रहे हैं सर? ताकि जब लंबा होगा तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। हमको नहीं पता है क्या? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये सब पता है ना। इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं ताकि रेजिस्टेंस बढ़े। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। समझ में आएगा तुमको? हाँ सर, एकदम ही दिमाग में एकदम जादू सा एकदम जलने लग गया है, पूरा ही समझ में आ रहा है ना। अब तो लगता है कि अपने ज भगवान है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या तुमको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट बचा है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। और फ्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एक ही क्वेश्चन आता है कि फ्यूज़ जो है वो क्या चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, चलो फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तुमने कभी घर में सुना है क्या फ्यूज ही उड़ गया है, फ्यूज़ ब्लास्ट हो गया है? ऐसा कुछ किया है क्या तुमने घर में? हाँ भाई, फ्यूज़ उड़ गया है भाई, हाँ आग ही जल रहा है बाहर, तो ऐसा कुछ सुनाई दिया तुमको पहले कभी घर में? हमारे यहाँ तो सुनाई देता था। और कौन करता था वो कांड? अपनी है ना। और फिर
मार मिलता था मम्मी से। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा क्या होता है ना, ये अपन का घर है मान लो, तो घर होता है और ये रोड में वायर वायर आता है और घर में सप्लाई दे देता है ना। ऐसे ही है, ये रोड का वायर है और घर में सप्लाई होता है। और ये जो घर में है वहाँ पर हम बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हो गया टेलीविज़न, जैसे कि हो गया रेफ्रिजरेटर, जैसे कि हो गया इलेक्ट्रिक हीटर, बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बिजली से चलता है ना। और सबका कुछ कैपेसिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यहाँ से करंट आ रहा है, अगर वो एकदम बढ़िया एकदम ज़्यादा ही करंट घर में सप्लाई दे दे तो सारा इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल आइटम्स का एक रेंज होता है कि उसको इतना वोल्ट करंट देना है, इसको इतना करंट देना है, इससे ज़्यादा करंट देंगे तो वो ब्लास्ट तो नहीं है, मतलब बिगड़ जाएगा, है ना। समझ में आ गया तुमको? हाँ सर। तो उसी को बचाने के लिए हम लोग का इलेक्ट्रिकल डिवाइस सब को बचाने के लिए हम लोग बाहर में लगाते हैं एक फ्यूज़। क्या लगाते हैं भाई? फ्यूज़। फ्यूज़ मतलब ये कंट्रोल करेगा, मतलब ये देखेगा, ये गार्ड होगा हम लोग का घर का कि जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई घर में हो रहा है वो एकदम मिनिमम क्वांटिटी जितना रिक्वायर्ड है उतना हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ देखता है कि घर में जो है सप्लाई हद से ज़्यादा ना हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट का ज़्यादा वोल्टेज का सप्लाई ना हो जाए। समझ में आ रहा है तुमको? मतलब जितना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलाने के लिए उतना वोल्टेज का सप्लाई हो जाए, बाकी ना हो, है ना। सर क्या हो अगर ज़्यादा सप्लाई हो जाए? तो ज़्यादा सप्लाई होगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है सर, आगे बढ़िए। तो देखो ध्यान सुनो, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो बनता है लीड एंड आयरन से, है ना। लीड और टीन से, सॉरी, लीड एंड टीन से। टीन जो होता है वो 25% होता है और जो लीड जो होता है वो 75% होता है। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। मतलब ये जो फ्यूज़ है ना, ये जो फ्यूज़ है वो दो चीज़ से बना होता है, एक लीड से बना होता है और टीन से बना होता है। मतलब ये मिल के, है ना, ये दोनों मिल के लेड और टीन, 25% लेड 25% टीन 75% लेड, ये दोनों मिलके क्या बनता है? फ्यूज़ बनता है। क्या ये याद हो जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई। क्या सर? LED, लीड का सिंबल होता है PB और टीन का सिंबल होता है SN। तो ये दोनों मिलके, टीन होता है 25%, लीड होता है 75%, इन दोनों का मिश्रण करते हैं और फ्यूज़ वायर बनता है। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। और ये फ्यूज़ वायर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर, वो भी बता दीजिए सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज़ वायर, ये तो लिखना ही पड़ेगा तुमको भाई जिंदगी में। सर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज़ वायर, सर क्या है बता दीजिए। नंबर वन, ये जो फ्यूज़ वायर है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। मतलब ये करंट के फ्लो में थोड़ा सा दिक्कत प्रोड्यूस करता है। काहे? ताकि हीटिंग इफेक्ट हो जाए। सर हीटिंग इफेक्ट काहे चाहिए यहाँ पर? अभी बताते हैं, रुको। और दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। हाँ सर, अब तक तो हमको दिखाई दे रहा था कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए। इलेक्ट्रिक आयरन में भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था, और ये भाई इलेक्ट्रिक बल्ब में भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था ताकि वो पिघले ना। लेकिन यहाँ पर तो ये पिघल ना जाएगा ना। हाँ भाई, वो पिघलने के लिए ही है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला तुमको कि ये जो फ्यूज़ है वो क्या करता है? घर में सेफ्टी प्रोवाइड करता है ताकि ज़्यादा करंट ना आए, है ना। और जो ये फ्यूज़ वायर बना है, अगर हम उसको लगा दे बाहर, घर के बाहर, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी आए वो एकदम सेफ क्वांटिटी में आए, तो क्या होगा? अगर करंट आएगा तो वो जो फ्यूज़ होगा वो गर्म होगा। हाँ सर, लेकिन ये जो फ्यूज़ वायर हमने यूज़ किया है वो गर्म तो होगा, लेकिन जितना घर में चाहिए अगर उतना ही आएगा तो वो गर्म होगा, लेकिन फूटेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा। लेकिन घर में जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही सप्लाई हो जाए करंट का तो वो ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, और ज़्यादा गर्म होने पर वो मेल्ट हो जाता है, मतलब ब्लोन आउट हो जाता है। और जब वो ब्लो आउट हो जाता है मतलब वो
फूट जाता है, मतलब टूट जाता है, जो भी हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल करंट का सप्लाई कट हो जाता है और हम लोग का जो घर में जो भी सामान वामान रखा है वो सेफ हो जाता है। क्या तुम्हें समझ में आया? नहीं समझ में आया सर? एक बार डायग्राम बना के दिखा दीजिए सर, ताकि हम लोग जो टोपा है उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ऐसा ही कुछ है क्या? जैसे कि ये कर हुआ, ठीक है सर, यहाँ पर अपन का फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है, फ्यूज़, और यहाँ पर बाहर से करंट का सप्लाई हो रहा है और यहाँ अंदर जा रहा है। तो ये फ्यूज़ क्या करता है? गार्ड का काम करता है। जितना क्वांटिटी चाहिए एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, उतना आएगा तो फ्यूज़ बोलेगा हाँ हाँ भाई जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर घर में चाहिए 5 एम्पियर, मान लो भाई, अरे सपोज कर लो 5 एम्पियर चाहिए, लेकिन ये जो बाहर से सप्लाई हो रहा है वो 10 एम्पियर हो रहा है, तो ये फ्यूज़ क्या बोलेगा? जल्दी वहाँ से हटो बोलेगा। मतलब जब ये 10 एम्पियर यहाँ पर आएगा तो ये फ्यूज़ बोलेगा ओ भाई ये तो ओवरलोड हो गया है और ये फट जाएगा। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट कम है तो पिघल जाएगा ज़्यादा हीट के कारण। लेकिन जितना चाहिए उतना आ रहा है तो वो जाने देता है, क्योंकि उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है कम करंट में, है ना। ज़्यादा करंट सप्लाई होता है तो हीट बढ़ता है, याद है कि नहीं बढ़ता है? H=I²RT/J। करंट ज़्यादा सप्लाई करने पर हीट ज़्यादा होता है ना। तो जब ज़्यादा करंट का सप्लाई होगा जो नहीं चाहिए तो फ्यूज़ फट जाता है। तो इसीलिए ये दोनों प्रॉपर्टी याद करना है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट कम। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी ना फटेगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता, तो वो नहीं फटता, हम लोग का घर ही फट जाता है, लेकिन फ्यूज़ वायर नहीं फटता। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है और मज़ा भी आ गया। तो यही था डोमेस्टिक यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट में। कोई बचा है कि नहीं बचा, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हुआ, हाँ ये भी डिस्कस हुआ, ठीक है ठीक है। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का ही है कि रेटिंग, इलेक्ट्रिक रेटिंग ऑफ फ्यूज़ वायर, इलेक्ट्रिकल रेटिंग ऑफ फ्यूज़ वायर। ठीक है, जैसे कि अगर रेटिंग होता है, जैसे कि मेरे पास दुकान में जाऊँ ना, अगर मैं दुकान में जाऊँ शॉप में और इसको बोलूँ कि मुझे फ्यूज़ का वायर दो, तो वो बोलेगा कितना रेटिंग का चाहिए। ऐसे नहीं कि मुँह उठा के कोई भी दे देगा, वो पूछेगा तुमसे कि कितना रेटिंग का चाहिए। तो अगर मैं बोलूँगा मुझे 5 एम्पियर रेटिंग वाला चाहिए, तो वो दे देगा मुझे 5 एम्पियर वाला फ्यूज़ वायर। कितना? 5 एम्पियर वाला। तो 5 एम्पियर वाला जो फ्यूज़ वायर है उसका मतलब क्या है? 5 एम्पियर का फ्यूज़ वायर, ये जो 5 एम्पियर का फ्यूज़ वायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 एम्पियर करंट सप्लाई कर सकता है। अगर 6 एम्पियर आएगा तो वो टूट जाएगा। समझ में आएगा तुमको? हाँ सर। अगर मैं दुकान में जाके बोलूँ इसको भैया मुझे 2 एम्पियर वाला फ्यूज़ वायर चाहिए, तो वो दे देगा मुझे 2 एम्पियर वाला फ्यूज़ वायर। देगा कि नहीं देगा? हाँ सर दे देगा 2 एम्पियर वाला। और ये जो 2 एम्पियर वाला फ्यूज़ वायर है इसका मतलब क्या है कि दिस फ्यूज़ वायर कैन मैक्सिमम ट्रांसफर ओनली 2 एम्पियर ऑफ करंट। इफ मोर देन 2 एम्पियर ऑफ करंट इज सप्लाई थ्रू द फ्यूज़ वायर, दिस फ्यूज़ वायर विल ब्लो आउट। समझे? तो उसको बोलते हैं रेटिंग। तो इलेक्ट्रिकल रेटिंग ऑफ फ्यूज़ वायर 5 एम्पियर का, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये होता है रेटिंग। मतलब रेटिंग मतलब उससे ज़्यादा करंट वो सप्लाई नहीं कर पाएगा, उससे ज़्यादा करंट सप्लाई करेंगे तो वो फूट जाएगा। समझ में आए? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट फ्यूज़ वायर रेटिंग इज ऑफ 3 एम्पियर, तो तुमको लिखना है कि दिस फ्यूज़ वायर कैन मैक्सिमम ट्रांसफर ओनली 3 एम्पियर करंट। इफ मोर देन 3 एम्पियर ऑफ करंट इज ट्रांसफर थ्रू दिस फ्यूज़ वायर विल ब्लो आउट। समझ में आ गया तुमको? हाँ सर समझ में आया, बहुत ही मज़ा आ गया। चलो लंबा हो गया अगर वीडियो, थैंक यू। अरे होता भी है क्योंकि हम एकदम पूरा ही डीपली डिस्कस करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं कि हवा में पढ़ा के चले जाओ, है ना। पढ़ाओ ऐसा कि एग्ज़ाम में तुम जाके कुछ लिख पाओ, कुछ समझ में। अगर तुम ध्यान से देखोगे, 3-4 बार वीडियो देखोगे तब तो पूरा ही फाड़ दोगे। ठीक है, चलो थैंक यू।